हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। अब तक हमने ये पढ़ा कि फूड जो है, जो भी हमने कंज्यूम किया है उसको पाथवे क्या होगा, यानी कि वो किस किस जगह से होकर गुजरेगा और फाइनली कहाँ पहुंचेगा। हमने उन पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, उन पार्ट्स के रास्ते में आने वाले ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलरली फूड जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक पार्ट को लेंगे, फिर हम एक एक जो है फूड के कंपोनेंट को लेंगे। पहले हम बाय पार्ट्स डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज ब्यूकल कैविटी। तो ब्यूकल कैविटी में किस तरह से फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है या नहीं होता, ये भी साथ साथ में आपको बताते जाएंगे। ब्यूकल कैविटी क्या है? ब्यूकल कैविटी जो है, अगर हम माउथ को वाइड ओपन करते हैं, मुंह को पूरा खुला छोड़ते हैं, तो उसमें टंग और टीथ और ये सब चीजें जो हमें दिखती हैं, पैलेट यानी कि ऊपर जो इसकी छत है, नीचे रूफ है जो टंग की बनी है, ये कैविटी, ये खाली जगह क्या है? दैट इज ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी में डाइजेशन होती है, यस बिल्कुल होती है। किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है? स्टार्च की। जो भी हम स्टार्ची फूड्स खाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाते हैं, वो 30% उनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इन द ब्यूकल कैविटी। स्टार्च जितने भी हम, जो भी जैसे हमने ब्रेड खाया, हमने मैदा खाया, हमने पोटैटो खाया, ये सब चीजों में क्या होता है? स्टार्च। और यही स्टार्च जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है इन द ब्यूकल कैविटी और इससे बन जाता है माल्टोज। पूरा नहीं, ओनली 30% डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है ब्यूकल कैविटी में। इसके अलावा और क्या क्या होता है? ब्यूकल कैविटी में सबसे पहले जो है सलाइवा प्रेजेंट है। सलाइवा जो क्या करता है? सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, आपके फूड को सॉफ्ट बना देता है। फिर उस सॉफ्ट हुए फूड का बोलस, यानी कि एक बॉल की फॉर्म में उस फूड को बना देता है, ताकि वो बोलस जो है वो इजीली हम स्वेलो कर सके। फूड के बोलस को स्वेलो करना, इसके लिए एक टर्म दी गई है, दैट इज डिग्लूटिशन। So what you mean by deglutition? Deglutition is a process of swallowing the bolus from buccal cavity to the esophagus. Buccal cavity से esophagus के अंदर फूड के बोलस को अंदर पहुंचाना, that is known as deglutition. तो ये भी buccal cavity का ही एक फंक्शन है। सलाइवा, सलाइवा जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। यही एंजाइम लाइसोजाइम हमारे टीयर्स के अंदर भी होता है, हमारे आंसुओं के अंदर भी होता है। इससे क्या होता है? लाइसोजाइम से हमने जो भी फूड खाया, भले ही हम जितना मर्जी हाइजेनिक घर पे पका लें, जितना मर्जी हम वॉश कर लें, फिर भी फूड के अंदर हमें माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते, ऐसे कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिल सकते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको सलाइवा में ही किल कर दिया जाता है, ब्यूकल कैविटी के अंदर ही किल कर दिया जाता है, ताकि ये बॉडी के अंदर एंटर हो ही ना। इसके अलावा एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, या जिसका नाम है टाइलिन। ये एंजाइम भी प्रेजेंट होता है इन आवर सलाइवा, और यही वो एंजाइम है जो कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च जो है उसका 30% ब्रेक डाउन जो है वो ब्यूकल कैविटी में ही हो जाता है। ठीक है, जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। आपको मैं कुछ टर्म्स बताती हूँ जो बार बार आएंगी यहाँ पर। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और सभी तरह की शुगर किस में आ जाती है? इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लिसराइड, ग्लिसराइड्स का मतलब होता है फैट्स। सभी तरह के फैट्स के लिए मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फॉर फैट्स। तो अगर हम डाइजेशन का एक ओवरव्यू लें, एक शॉर्ट में अगर हम डाइजेशन के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहें, तो सबसे पहले हमारे जो फूड है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स।
यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हम क्या खाते हैं, चपाती, राइस, ब्रेड, ये सब चीजें क्या है, बेसिकली दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू ग्लूकोज। हमने डाइजेशन की डेफिनेशन ही क्या पढ़ी थी कि एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, दैट इज डाइजेशन। और ये छोटा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, इतना छोटा और एब्जॉर्बेबल फॉर्म का होना चाहिए। एब्जॉर्बेबल मतलब जो कि ब्लड के अंदर आसानी से चला जाए, ताकि ब्लड के थ्रू ये फूड हमारे सेल को मिल सके। तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि चपाती, राइस, ब्रेड, ये चीजें, इवन कि दालों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पालक में भी, मेथी जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मेन जो कार्बोहाइड्रेट का हमारा सोर्स है फूड में से वो क्या है, चपाती, राइस एंड ब्रेड। तो जब भी आप ये सब चीजें खाते हैं वो आपके डाइजेशन के थ्रू, जो हमने अभी तक सारे पार्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हैं, माउथ, ब्यूकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सब के थ्रू डाइजेस्ट होकर ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है बॉडी के बाहर निकलते हैं। तो फाइनल जो डाइजेशन है सबसे छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज वो है जो आसानी से हमारे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें फैट्स की, फैट्स मतलब आपने जो भी घी, रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऐसी चीजें खाई हैं, वो भी क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनका भी ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल वो फॉर्म है जो कि आसानी से ब्लड के अंदर जा सकती है। हालांकि ये भी अभी आसानी से ब्लड के अंदर नहीं जाती, पहले ये जाती है लिम्फ के अंदर और लिम्फ के थ्रू जाती है ब्लड के अंदर। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसकी डाइजेशन करेंगे। और थर्ड हमारा मेन कंपोनेंट होता है फूड का, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसे भी छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है। और छोटे मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर, अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स वो फॉर्म है जो आसानी से ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। तो अब जो हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, उसका हमारा पर्पस क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। और ये तीनों ही फॉर्म्स क्या है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स, ये वो फॉर्म्स हैं जिसमें ब्लड में आसानी से ये एब्जॉर्ब हो सकती हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो ब्यूकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन की डाइजेशन ब्यूकल कैविटी में नहीं होती, और फैट्स की डाइजेशन का भी कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ स्टार्ची फूड जो हैं, स्टार्च वाले फूड जो हैं, उनकी 30% ब्रेक डाउन जो है वो हमारी ब्यूकल कैविटी में हो जाती है। किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू। सलाइवा जिसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, जो स्टार्च को तोड़ देता है इनटू द माल्टोज। ब्यूकल कैविटी का दूसरा काम क्या है, सलाइवा जो रिलीज करता है ये, वो सलाइवा फूड को सॉफ्ट कर देता है, फूड का बोलस बन जाता है, एक बॉल की फॉर्म में बन जाता है फूड। और वो बॉल जो है वो आसानी से अब ईसोफेगस और ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट वाज ईसोफेगस। तो ब्यूकल कैविटी में हमने पढ़ लिया स्टार्च की डाइजेशन 30% हो जाती है। ईसोफेगस में एग्जैक्टली कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। ईसोफेगस क्या है, इट इज सिंपली अ ट्रैक्ट, एक रास्ता है जिसमें से कि फूड जो है जितना भी वो ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाता है, इनटू द स्टमक। ईसोफेगस से स्टमक तक भेजने के लिए फूड को एक रास्ता है, ये स्टमक तक भेजने का एक रास्ता है ईसोफेगस। अब हमने बोलस बनाकर ईसोफेगस में डाला और इसको आगे का रास्ता क्या है इसका, स्टमक तक जाने का, ये ईसोफेगस फूड का रास्ता है। तो ये पहुंचेगा अब स्टमक के अंदर। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती। ईसोफेगस में क्या होती है, एक मूवमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस।
पेरिस्टालसिस क्या है? ये सारी इसोफेगस है, इसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और ये फूड जो है इसको नीचे नीचे की ओर धक्का लगता है और ये फाइनली कहाँ पहुंच जाता है? इनटू द स्टमक। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती। अब फूड कहाँ पहुंचा है? अब फूड पहुंचा है इनटू द स्टमक। स्टमक में आकर डाइजेशन जो है अब स्टार्ट हो जाती है। स्टमक के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस, और ये म्यूकस स्टमक की पूरी लाइनिंग पर इस तरह से कवरिंग बना देता है। उसके बाद जो स्पेशल तरह के पेप्टिक सेल्स थे वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी ऑक्जेंटिक सेल्स जो थे वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्टिक जो सेल्स थे वो यहाँ पर सिक्रीट कर रहे हैं प्रोएंजाइम। दो प्रोएंजाइम हमने किए थे, एक हमने किया था पेप्सिनोजन और दूसरा हमने किया था प्रोरेनिन। अब स्टमक में आकर क्या हो रहा है? ये जो दो प्रोएंजाइम रिलीज हुए थे, ये दोनों प्रोएंजाइम्स ये दोनों जो प्रोएंजाइम्स हैं ये कन्वर्ट होंगे इनटू द रिस्पेक्टिव एंजाइम। प्रोएंजाइम क्या है? इनएक्टिव फॉर्म, और एंजाइम क्या होता है? एक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर एक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन की क्या है? पेप्सिन, और प्रोरेनिन की एक्टिव फॉर्म क्या है? रेनिन, ठीक है। पेप्सिनोजन जो है वो सभी एडल्ट्स के अंदर होता है, और प्रोरेनिन जो प्रोएंजाइम है वो होता है इन्फेंट्स यानी कि दूध पीते बच्चों के अंदर। अब ये पेप्सिनोजन मैंने आपको बोला कि ये पड़ा होता है, प्रोरेनिन भी पड़ा होता है, और ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म यानी कि प्रोएंजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अचानक ऐसा क्या होता है कि अपनी एक्टिव फॉर्म यानी कि एंजाइम में कन्वर्ट हो गए। होता क्या है कि ऑक्जेंटिक सेल्स जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है सबसे पहले जो म्यूकस सिक्रीट होता है और म्यूकस की एक कोटिंग बन जाती है, साथ के साथ ऑक्जेंटिक सेल्स जो है HCl रिलीज कर देते हैं। तो HCl की प्रेजेंस के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर जो पेप्सिनोजन है जो स्टमक के अंदर पड़ा था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेप्सिन, और प्रोरेनिन जो सिर्फ छोटे बच्चों में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेनिन, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है वो एक ऐसा एंजाइम है विच एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स पर जब पेप्सिन एक्ट करता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोसिस एंड पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। शॉर्ट फॉर्म है प्रोटीन्स की। अब अगर हम प्रोटीन को एक बड़ा टुकड़ा मान ले जो छोटे छोटे कई सारे जो है और पीसेस से बना है, ये जो छोटे पीसेस हैं ये फर्दर किससे बने हैं? और छोटे पीसेस, दे आर अमाइनो एसिड्स। तो अभी फर्स्ट स्टेप में स्टमक में हम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स को, ये ब्राउन वाले जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, पेप्टोज, पेप्टिडेज और पेप्टोन्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये आगे जाकर फर्दर और टूटेंगे और ये पिंक कलर वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले हमने एक बड़े मॉलिक्यूल को पहले छोटे मॉलिक्यूल में, फिर छोटे मॉलिक्यूल के और छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस कहाँ पर, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हो रही है? इन द स्टमक। आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में 1 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में यही क्वेश्चन आता है कि ब्यूकल कैविटी में कोई डाइजेशन होती है? नहीं, तो एक्सेप्ट स्टार्च और कोई डाइजेशन नहीं होती। स्टमक में किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है? स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होती है किनकी? प्रोटीन्स की। ना तो कार्बोहाइड्रेट्स ना ही फैट्स, किसी की डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है इन द स्टमक, ठीक है। तो अब प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होने शुरू हो गए, अभी थोड़ी सी छोटी फॉर्म में पेप्टोन्स, पेप्टिडाइड्स और पेप्टोसिस की फॉर्म में ये
टूट गए हैं। स्टमक के अंदर लगभग जितना भी फूड है वो 4 से 5 घंटे तक रह सकता है, जब तक कि सारा फूड जो है वो चर्निंग नहीं हो जाती है। उसकी चर्निंग मींस मिक्सिंग, सारा फूड जो है मिक्स हो जाता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, अब ये बड़े बड़े फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है और फाइनली जो फूड है वो हमें एक लिक्विड सेमी सॉलिड पेस्ट या लिक्विड की फॉर्म में दिखता है, दैट इज नोन एज चाइम। अब क्योंकि इस चाइम के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। अब ये जो सारा फूड है जो कि स्टमक के अंदर जिसकी चर्निंग हो गई, और अब वो क्या बना हुआ है, वो बना हुआ है चाइम विच इज एसिडिक इन नेचर। ये 4 से 5 घंटे बाद ट्रैवल होगा और आगे कहाँ पहुंचेगा, इनटू द नेक्स्ट पार्ट। बस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेन डाइजेशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पहला कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम। इसके अंदर सारी डाइजेशन अब चलेगी। स्टमक में क्या हो रहा है, सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट हो रही है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, फूड को चाइम में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसके अलावा म्यूकस की कोटिंग जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ प्रो एंजाइम्स हैं जिनको एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर हम बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों का मैंने आपको एक हार्मोन बताया है, सॉरी एंजाइम बताया है, प्रोरेनिन, जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेनिन। छोटे बच्चे जो सिर्फ मिल्क लेते हैं उनको मिल्क का प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, दैट इज सिजिन, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हार्मोन चाहिए होता है रेनिन, और इस रेनिन की वजह से वो अपना मिल्क जो है डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये रेनिन जो है, जो मिल्क का प्रोटीन जो सिजिन है, रेनिन उस पर एक्ट करता है और उसको कैल्शियम के साथ पैरासिजिनेट में कन्वर्ट कर देता है। कैल्शियम और पैरासिजिनेट दोनों मिल जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड कैल्शियम पैरासिजिनेट। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब मिल्क पीते हैं तो कुछ टाइम बाद या उनको हमें कहा जाता है कि उनको यूं अपने शोल्डर के साथ लगाकर हम उसकी बर्पिंग कराते हैं। बर्पिंग मींस डकार दिलाते हैं उनको। मिल्क पिलाने के बाद उनको बर्पिंग जरूरी है ताकि उनका जो मिल्क है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बर्पिंग मतलब जितना भी हमने मिल्क दिया है वो सारा मिल्क जो है इसोफेगस से स्टमक के अंदर चला गया है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि अब उनको मिल्क मिला है, क्या पता आप दोबारा उनको पिलाए नहीं पिलाए, उनको विश्वास नहीं होता, तो दे कीप ऑन टेकिंग द मिल्क। वो बच्चे मिल्क पीते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मुंह के अंदर भी मिल्क रखते हैं। इन्फेंट्स मीन्स 28 डेज, एक कुछ महीनों के ही जो बच्चे होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो वो अपने माउथ में भी कई बार मिल्क रख लेते हैं। इसीलिए हम उनमें बर्पिंग जरूरी है कि वो जो भी मिल्क ले रहे हैं वो इसोफेगस के अंदर ही जाए। जो उन्होंने माउथ में रखा है, अगर वो मिल्क पीते पीते सो गए तो हो सकता है वो मिल्क जो है वो रिगर्जिटेट कर दें, यानी कि वो लंग्स के अंदर चला जाए। ये हमारा फेरिंक्स है, ये इसोफेगस है, और इसोफेगस के आगे क्या है, ट्रैकिया। तो हो सकता है ये ट्रैकिया के अंदर नहीं चला जाए, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बर्पिंग। और दूसरा, जो सारा जो फूड है, जो मिल्क पिया है सॉरी उन्होंने, वो कैल्शियम के साथ मिक्स हो जाए, सीजन जो है वो पैरासिजिनेट में कन्वर्ट हो जाए। और यही पैरासिजिनेट क्या करता है, ये हमें बच्चों में दिखता है इन द फॉर्म ऑफ कर्डलिंग। बच्चे मिल्क पीते हैं और उसके बाद दही से निकाल देते हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो एक अच्छा साइन है कि उनके मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उनका डाइजेशन अच्छा हो रहा है। और वो जो कर्ड की फॉर्म में हमें दिखता है दैट इज कैल्शियम पैरासिजिनेट। वो एक्स्ट्रा मिल्क होता है जो उन्होंने स्टमक से बाहर इसोफेगस फिल कर लिया अपनी, या इवन माउथ फिल कर लिया है, वो कैल्शियम पैरासिजिनेट में कन्वर्ट होकर कर्डलिंग की फॉर्म में बाहर हमें मिलता है। जैसे जैसे हम मिल्क को छोड़कर और जो है फूड प्रोडक्ट्स खाने लगते हैं, छोटे बच्चे को देने लगते हैं, तो ये प्रोरेनिन नाम का एंजाइम सिक्रीट होना बंद हो जाता है। ये कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के अंदर ही हमें ये मिलता है। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, हमने स्टमक के अंदर देखी डाइजेशन,
म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, प्रो एंजाइम्स एंजाइम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सारा फूड 4 से 5 घंटे तक रह रहा है, काइम में कन्वर्ट हो रहा है और पूरा फूड जो है वो एसिडिक जो है उसका मीडियम बन रहा है। अब इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जितने भी ग्लैंड्स थे उन सब की सिक्रीशन को कंबाइन करके हमने कहा था गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो स्टमक की लुब्रिकेशन के अंदर, पूरे स्टमक के बाहर जो है एक लाइनिंग बन जाती है ताकि अपना ही HCl जो है अपनी ही स्टमक की लाइनिंग को कोरोड यानी कि खराब नहीं करे, उसको गला नहीं दे। तो फूड से प्रोटेक्शन के लिए भी गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करता है। और दूसरा, सारे प्रो एंजाइम्स को एंजाइम में कन्वर्ट करने के भी काम आता है गैस्ट्रिक जूस। अब इसके बाद डायग्राम में अगर हम देखें तो ये है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद फूड कहाँ गया था? इनटू द स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद ये सारा फूड जो है स्टमक के बाद मैं थोड़ा सा बड़ा सारा बनाकर दिखा रही हूँ। दिस इज स्टमक, इसोफेगस, और ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम। ठीक है, अब इस ड्यूडेनम के अंदर आकर खुल रहा है सबसे पहले ये रहा यहाँ पर लिवर। ये ड्यूडेनम के पीछे यहाँ पर पड़ा है लिवर, और लिवर के पीछे हमने पढ़ा था क्या होता है? गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर की डक्ट, सिस्टिक डक्ट जिसे हम बोलते हैं, फिर लिवर के दोनों लोब से आने वाली डक्ट जिसे हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, और ये सारी मिलकर क्या बन गई? कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट खुल रही है इनटू द डोडेनम। तो लिवर से आने वाली जो भी सिक्रीशन थी क्या बोलते हैं उसे? बाइल जूस। वो भी कहाँ पहुंच रही है? अब डोडेनम में। कब पहुंची? जब सारा फूड जो कि हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था? इनटू काइम। ये जो चाइम है सारा, ये जैसे ही डोडेनम के अंदर पहुंचता है तो साथ के साथ यहाँ पर क्या रिलीज हो जाता है? बाइल जूस। कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द लिवर। साथ के साथ जो हमने पढ़े थे पैंक्रियाज, ये यहाँ पर इस तरह से लगे हुए हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के सेंटर में जो डक्ट थी उसको हमने क्या नाम दिया था? पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियाज जो है अपने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही पार्ट से जो भी सिक्रीशन निकालते हैं वो सारी किसमें दे देते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये पैंक्रियाटिक डक्ट भी कहां पर आकर खुल रही है? इनटू द डोडेनम। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो क्या लेकर आ रही है? पैंक्रियाटिक जूस। और ये कॉमन बाइल डक्ट ऑरेंज कलर से जो मैंने दिखाई है वो क्या लेकर आ रही है? बाइल जूस। अब ये सारा कुछ कहां पर मिक्स हो गया है? इस चाइम के साथ। पर्पल कलर का चाइम है, इसके साथ ये पैंक्रियाटिक जूस मिक्स हो गया, प्लस इसके साथ मिक्स हो गया बाइल जूस। तो अब स्टार्ट होगी मेन डाइजेशन। कहां पर? इन द डोडेनम। जैसे ही फूड स्टमक से डोडेनम के अंदर आएगा तो पैंक्रियाज जो अपना पैंक्रियाटिक जूस है वो रिलीज कर देंगे, और पैंक्रियाटिक जूस में हमने पढ़ा था इसके अंदर भी होते हैं प्रो एंजाइम। पहला प्रो एंजाइम हो जाता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, और तीसरा है
प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये तीनों क्या है? ये तीनों है प्रो एंजाइम। जैसे स्टमक के प्रो एंजाइम कौन से थे? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। वैसे ही पैंक्रियाज के अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है उसके अंदर भी 3 प्रो एंजाइम होते हैं। तो ये जो तीनों एंजाइम है ये बेसिकली कौन सी डाइजेशन करते हैं? ये डाइजेशन करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन में काम आते हैं ये तीनों एंजाइम। अब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ट्रिप्सिनोजन से एक्टिव फॉर्म बनती है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज से कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये 3 एक्टिव फॉर्म जो है यानी कि एंजाइम्स जो है वो तैयार हो रहे हैं, और ये तीनों ही एंजाइम्स किसमें हेल्प करते हैं? इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कहां पर स्टार्ट हुई थी? स्टमक में, और कहां पर आकर कंप्लीट होगी? इनटू द डोडेनम। डोडेनम में जहां पर पैंक्रियाटिक जूस आकर इनके साथ मिक्स होगा, तो वो जो हमने स्टमक में पेप्टोज, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स में तोड़ा था, अब ये और छोटे छोटे पेप्टाइड्स में और फिर फाइनली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये क्या क्या रिएक्शंस होंगे ये हम पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की डाइजेशन में पढ़ेंगे। अभी हमने देखना है हर एक ऑर्गन में क्या हो रहा है, जो डाइजेस्टिव हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उनमें किस तरह से कौन कौन सी डाइजेशन चल रही है। ठीक है, इतना क्लियर है? तीनों एंजाइम्स जो है अपना काम करते हैं। अब जैसे HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था। पेप्सिनोजन पेप्सिन में क्यों कन्वर्ट हुआ था? HCl की प्रेजेंस में। प्रोरेनिन रेनिन में क्यों कन्वर्ट हुआ था? HCl की प्रेजेंस में। बिल्कुल ऐसे ही ये तीनों जो एंजाइम्स हैं ये एक हार्मोन एंटीरोकाइनेज, इस हार्मोन के कारण ये जो प्रो एंजाइम है ये एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है एक्टिवली इन द डोडेनम। अब डोडेनम के अंदर जो भी फूड आया है वो क्या आया है? काइम। काइम जो कि क्या है? एसिडिक है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अब डोडेनम के अंदर तो ज्यादा ऐसे ग्लैंड्स हैं नहीं जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे, और अगर म्यूकस ही सिक्रीट करते रहेंगे तो डोडेनम की वॉल या जेजुनम की वॉल, इलियम की वॉल के अंदर फूड एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो इसीलिए जितना भी फूड जो स्टमक से आया है जो क्या था? एसिडिक था, चाइन था, उसको अब किस में कन्वर्ट करना है हमने? इनटू अल्कलाइन फूड। काइम की अब हमने अल्कलिनिटी बनानी है, सबसे पहला काम डोडेनम में ये होगा। डाइजेशन तो बाद में होगी, सबसे पहले डोडेनम में क्या होता है? जो स्टमक से आया जितना भी HCl था उसको सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रीट कर कर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। इससे बन जाता है सोडियम क्लोराइड और साथ में H2CO3 दैट इज बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करता है? सारे फूड को क्या बना रहा है? अल्कलाइन। अब ये जो अल्कलाइन हुआ फूड है ये सारे फूड के अंदर मिक्स हो जाएगा क्या? बाइल जूस, और फिर इसमें डल जाएगा पैंक्रियाटिक जूस। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 प्रो एंजाइम होते हैं, बाइल जूस के अंदर ना तो कोई एंजाइम होता है और ना ही कोई प्रो एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डाइजेशन जो है अब स्टार्ट यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस के एक्शन के बाद सारा फूड जो है वो अब कहाँ पहुंचता है? इनटू जेजुनम। अगर कुछ बचा कुचा फूड है, सपोज कुछ पेप्टाइड्स रह भी गए हैं, तो वो पेप्टाइड्स जो हैं वो टूट जाते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। कुछ एक रह जाए, अगर आपने हैवी प्रोटीन्स खाए हैं तो वो जेजुनम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं तो जेजुनम का भी काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी फूड है अब उसमें से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वो सारे कहां पर जाएंगे? इसकी वॉल के अंदर।
इसकी वॉल के अंदर जहां पर क्या लगी हुई है, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, छोटी छोटी आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज लगी हुई हैं, और ये सारा फूड जो टूट कर इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहीं पर ही डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट। डोडेनम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरी तरह टूट जाएंगे इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स टूट जाएंगे इनटू एमिनो एसिड्स, और फैट्स का क्या, फैट्स अभी डाइजेस्ट नहीं होंगे। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि तली हुई चीजें मत खाओ, ये देर हजम होती हैं, देर से डाइजेस्ट होती हैं। तो सच में ऐसा होता है। देर से डाइजेस्ट क्यों होती है? क्योंकि फैट्स को डाइजेशन जो है वो होनी तो डोडेनम के अंदर है, क्योंकि सारे पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वही इस पर एक्ट करेंगे और इसको डाइजेस्ट करेंगे। सबसे ज्यादा जो एक्ट करेगा दैट विल बी बाइल जूस। लेकिन बाइल जूस जो है, जो फैट्स हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, वो इन फैट्स की क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। तो स्टमक में स्टार्ट हो जाती है इमल्सिफिकेशन, और डोडेनम में आते आते बाइल जूस के साथ मिलकर वो इमल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, पूरे फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देना। फैट जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसको पहले छोटे ड्रॉपलेट्स में बदला जाता है, उसके बाद फिर उसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए इसको टाइम लगता है। तो डोडेनम और जेजुनम के अंदर जाकर ही फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट होती है। लेकिन जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स डाइजेशन के बाद सीधा ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फैट्स ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। फैट्स पहले कहाँ जाते हैं, लिम्फ के अंदर, और लिम्फ से फिर जाएंगे ये ब्लड के अंदर, और फिर होगी आगे की डाइजेशन। सॉरी, हाँ जी, इसमें अभी कोई डाउट तो मुझे बताओ।